हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर ये नहीं है। बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो इतना बड़ा नाम है हमारे चैप्टर का, पहले अपने चैप्टर का जो टाइटल है उसका मीनिंग समझेंगे और उसके बाद हम उसके आगे टॉपिक्स पर चलेंगे। ठीक है, तो क्या नाम है भाई, क्रॉप प्रोडक्शन। किस तरीके से हम लोग क्रॉप्स को, फसलों को उगाते हैं, उन्हें प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं हम, और प्रोड्यूस करने के बाद उनकी मैनेजमेंट कैसे हो रही है, कैसे हम उन्हें संभालेंगे, उनकी देखभाल कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में सीखना है। लेकिन अब आप बोलोगे मैम क्रॉप तो हमें पता ही नहीं क्या होता है। पहले क्रॉप तो समझ आ जाए, उसके बाद ही तो उसकी प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो भाई क्रॉप कुछ नहीं है, क्रॉप सिर्फ हमारे प्लांट्स हैं। जब हम एक जैसे दिखने वाले प्लांट्स को किसी एक जगह पर उगा रहे हैं, लेकिन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा नंबर में अगर आप एक जैसे दिखने वाले प्लांट्स को उगा दो तो वो आपकी क्रॉप बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रॉप बनती है। और हम इसे क्या कहते हैं हिंदी में? फसल भी कहते हैं। तो अब इन फसलों को उगाने में क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे, ये हम लोग जानेंगे। और सिर्फ क्रॉप को प्रोड्यूस करना इज नॉट इनफ, हमें क्रॉप्स को रेगुलरली प्रोड्यूस करना है और उसके साथ साथ उसकी मैनेजमेंट भी करनी है, उसको संभालना भी है कि वो खराब ना हो, कोई इंसेक्ट उसे खराब ना कर दे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब ना कर दे, रखे रखे वो सड़ ना जाए। ये हो गई मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में आएगी एक और चीज, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग जानते हैं इंडिया एक कितनी पॉपुलेटेड कंट्री है, कितने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे और हर किसी को फूड चाहिए। तो ये फूड उन्हें कैसे मिलता है? क्रॉप्स से मिलता है, लेकिन ये क्रॉप्स प्रॉपरली सब लोगों तक पहुंचनी भी तो चाहिए। तो जब हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो तीन चीजें हमें याद रखनी है। क्या है? पहला रेगुलर प्रोडक्शन, उसके बाद क्रॉप्स की मैनेजमेंट एंड देन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। सब लोगों को इक्वल अमाउंट में ये चीजें मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कुछ एक सेगमेंट को हमारे कंट्री में ज्यादा खाना मिल रहा है और एक सेगमेंट ऐसा है कि जहां पर खाना नहीं पहुंच पा रहा। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अगर किसी भी क्रॉप को, किसी भी फसल को आपको उगाना है तो कौन से स्टेप्स उसमें रहने चाहिए। तो देयर आर सम बेसिक स्टेप्स या बेसिक प्रैक्टिसेस जो कि फॉलो की जाती हैं क्रॉप को ग्रो करने में। अब क्रॉप सुनकर घबराना नहीं है। सिंपल सा कोई भी प्लांट अगर आप अपने पास ग्रो कर रहे हो, आपका अपना गार्डन है, आपके पास मान लो एक छोटा सा फ्लावर पॉट है, लेकिन आप उसमें पूरे नए तरीके से एक नया प्लांट लगाना चाहते हो, तो क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, बस हम लोग उन्हें यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वो है सॉइल, मिट्टी जरूरी है। तो बेटा सबसे पहले हमें करना होता है सॉइल को प्रिपेयर। तो हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। किस तरीके से हम अपनी मृदा, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उसे तैयार करेंगे कि इसके अंदर हमारे सीड्स जा सकें और प्रॉपरली जर्मिनेट हो सके, है ना। फिर जब हमने अपनी सॉइल को कर लिया प्रिपेयर,
तो इसके अंदर टाइम आएगा सीड्स डालने का, बीज बोने का। तो यहां आ जाएगी सोइंग, यानी कि बीज का बोना, सॉइल के अंदर अपने सीड्स को डालना। चलो भाई, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी हो गई, फिर हमने बीज भी डाल दिए। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड चाहिए। जब सीड जर्मिनेट होगा उसमें हमारे छोटे छोटे से प्लांट्स निकलेंगे, उन्हें सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए, और वो फूड होता है उनके लिए मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स। तो हम लोग लिख देंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब घबरा गए सारे बच्चे, है ना, ये क्या इतने बड़े बड़े नाम लिख दिए मैम ने, ये मैन्योर क्या है, ये फर्टिलाइजर क्या है, हमें तो नहीं पता। अरे घबराना नहीं है, अभी मैं सारे आपको टर्म्स बताऊंगी, क्या मतलब है सारे टर्म्स का, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि ये हमारे प्लांट के लिए फूड है। अब अगर हम लोग भी ग्रोथ शो करते हैं, कितने सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, तो वो किसकी वजह से आते हैं? खाने से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स की वजह से। तो हम अपने प्लांट्स को भी बस न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। फिर उसके बाद पानी चाहिए, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा फोर्थ पॉइंट, इरिगेशन। इरिगेशन करेंगे। चलो भाई, तो अब हमने क्या किया, सॉइल भी प्रिपेयर कर ली, यानी कि अपने प्लांट के रहने की जगह भी बना ली, प्लांट को भी वहां पहुंचा दिया, खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया। अब क्या करोगे? अब हम लोग बचाएंगे अपने प्लांट्स को उनके दुश्मनों से। अगर आसपास का कोई दुश्मन आकर हमारे प्लांट्स पर अटैक करेगा तो हमें उससे अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो क्या है? प्रोटेक्शन। और मैं आपको बता देती हूं इनके दुश्मनों का नाम, इन दुश्मनों का नाम है वीड। तो हमें इन्हें वीड्स से बचाना है। देन दुश्मनों से भी बचा लिया। अब हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो चुकी है, हेल्दी बन चुकी है। अब हम अपनी फसल को काट लेंगे। क्या करेंगे? हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। और जब हमने फसल को काट लिया है, अब इसे एक सेफ जगह पर भी तो पहुंचाना होगा। हमें बचाना होगा इसे इंसेक्ट से, हमें बचाना होगा इसे एक्सेसिव मॉइस्चर से। तो लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है स्टोरेज का, कि कहाँ हम इन्हें संभाल कर रखेंगे। इजी है ना? तो हमारे बस ये 7 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है व्हाइल प्रोड्यूसिंग एनी क्रॉप। अब हम लोग एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। अब मैंने बोला कि हमारे प्लांट का जो रहने की जगह है वो सॉइल ही तो है, तो इसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग सॉइल को लूजन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? लूजन। सॉइल को लूज करते हैं, इसकी टर्निंग करते हैं। नीचे की सॉइल ऊपर ले आए, ऊपर की नीचे ले गए, मिक्सिंग करी हमने, सॉइल को ढीला किया, लूज किया। तो सॉइल की लूजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हमारे प्लांट, जब भी हमने कोई सीड लगाया है तो उसके अंदर से उसके रूट्स निकलेंगे। अगर सॉइल लूज होगी तो रूट्स डीप हमारे ग्राउंड में जा पाएंगे। अगर हमारी सॉइल बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगी तो उसके अंदर जो हमारे रूट्स हैं वो प्रॉपरली जमीन के अंदर नहीं जा पाएंगे।
तो इसके लिए क्या जरूरी होता है बेटा, सॉइल को लूज करना जरूरी होता है, सो दैट रूट्स कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और रूट्स चली गई हमारे सॉइल के अंदर, प्लस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स। उन फ्रेंडली माइक्रोब्स को प्रॉपरली हवा मिल पाएगी, सॉइल लूज रहेगी तो। और यहां पर हमें क्या करना होता है, क्रम्स को ब्रेक करना होता है। सॉइल की प्रिपरेशन में ये सब आता है, लूजनिंग, टर्निंग और ब्रेकिंग क्रम्स, जितने भी क्रम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमने सॉइल को लूज भी कर लिया ताकि रूट्स उसके अंदर जा सकें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकें और हमारे प्लांट्स इवन एक लेवल में ग्रो हो जाएं। तो जो सॉइल की प्रिपरेशन है ये कहलाती है टाइलिंग या फिर प्लॉइंग। तो सॉइल की लूजनिंग एंड टर्निंग को हम या तो टाइलिंग कह देते हैं या प्लॉइंग कह देते हैं। और टाइलिंग और प्लॉइंग की जाती है कुछ स्पेशल टूल्स की मदद से। कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम टाइलिंग या प्लॉइंग करते हैं। अब इन्हें जान लेते हैं। पहला टूल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो प्लॉइंग वर्ड है तो इस प्लॉइंग वर्ड से हमने एक वर्ड निकाल लिया प्लॉ। ये रहा हमारा प्लॉ। प्लॉ क्या है, तो प्लॉ एक टूल है बेटा जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सॉइल की लूजनिंग और टर्निंग के लिए। तो इनको या तो बेटा हम लोग टूल्स कहते हैं या फिर हम इन्हें बोलते हैं एग्रीकल्चरल implements। तो there are various agricultural implements which are used in soil preparation। पहला हो गया है हमारा प्लॉ। This is being used since ancient times। पहले के जमाने से हम इसे यूज करते आ रहे हैं सॉइल की टाइलिंग के लिए। और अक्सर इसे फर्टिलाइजर्स ऐड करने में भी यूज किया जाता है। जब सॉइल लूज हो जाती है तो उसके अंदर फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं। वीड्स की रिमूविंग के लिए यूज किया जाता है और सॉइल को टर्न करने के लिए। कितने सारे काम हो गए भाई हमारे प्लॉ के। देखो जरा, पहला तो सॉइल की टाइलिंग के लिए है, टर्निंग के लिए है, वीड्स रिमूव करने के लिए है, फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए। 4 पॉइंट हो गए इसके। तो देख सकते हैं आप हमारा प्लॉ कुछ ऐसा दिखता है। प्लॉ का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। तो ये है हमारा प्लॉ। ये या तो वुडन होता है या आयरन का बना होता है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं जहां से हम इसको पकड़ते हैं या जहां से इसे अटैच किया जाता है हमारे एनिमल्स के साथ, उस पार्ट को बोला जाता है प्लॉ शाफ्ट। वो प्लॉ शाफ्ट है और जो जाता है सॉइल के अंदर इन ऑर्डर टू लूजन इट। देखो ये पार्ट सॉइल के अंदर जाएगा, कौन सा वाला पार्ट, देखो सॉइल के अंदर जाएगा दिस पार्ट। तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्लॉशेयर। प्लॉशेयर आगे वाला हिस्सा है और ऊपर जो हैंडल लगा हुआ है दैट इज प्लॉ शाफ्ट। और फिर प्लॉ शाफ्ट से ही इसे अटैच कर दिया जाता है हमारे एनिमल्स के साथ। एक बीम के अंदर एक बीम लगी हुई होती है। देखो एक ऐसे बीम हमारे एनिमल्स के कंधों पर है और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, अपना प्लॉ लगा दिया है। जैसे जैसे हमारे एनिमल्स आगे मूव करते हैं प्लॉ सॉइल को लूज करता जाता है। लेकिन इसके अंदर कितनी मेहनत लग रही है सोचो। यहाँ पर हमें एक पर्सन चाहिए जो इस काम को मॉनिटर करे, प्लस एनिमल्स चाहिए। तो प्लॉइंग में कितनी मेहनत लग रही है ना।
और भी हमारे टूल्स हैं। पहला तो हो गया हमारा प्लॉ, दूसरा होता है हो। हो भी एक बड़ा सिंपल सा टूल है जिसे वीड्स रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और सॉइल को लूजन करने के लिए भी। देखो, दो इसके फंक्शंस हो गए बेटा, एक तो रिमूव करना वीड्स और दूसरा सॉइल को लूज करना। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। देखो जरा, ये लॉन्ग रॉड होती है, या तो ये आयरन की बनी हो सकती है या ये लकड़ी की, वुड की बनी हो सकती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड। तो अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड। एक ब्रॉड सी प्लेट है जो इसके आगे फिक्स्ड है। देखते हैं, ये देखो, ये रहा हमारा एक लॉन्ग रॉड, यहाँ पर ये वुडन है, लॉन्ग रॉड है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, हैंडल कह सकते हैं। एंड दिस इज बेंट प्लेट, जो कि सॉइल के अंदर जाती है और उसे लूजन करती है। तो प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ द एंड्स, एक एंड पर फिक्स्ड है, एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, एक ब्लेड की तरह काम करती है और इसे भी एनिमल्स के द्वारा ही पुल किया जाता है। अगेन बीम के अंदर हम लोग हो लगा देते हैं, जैसे जैसे एनिमल्स मूव करते हैं हो सॉइल के अंदर जाता है और सॉइल को लूज कर देता है। तो ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों हमारे एंशिएंट टाइम से यूज होने वाले इंप्लीमेंट्स हैं और इनमें बहुत ज्यादा लेबर चाहिए, एनिमल्स चाहिए, तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम भी लगता है। तो आजकल के ज़माने में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आजकल के ज़माने में यूज़ किया जाता है कल्टीवेटर, जो कि ट्रैक्टर ड्रिवन होता है। ट्रैक्टर के अंदर कल्टीवेटर को किया अटैच और ट्रैक्टर चला दी, ट्रैक्टर आगे बढ़ती जाएगी और हमारी सॉइल लूजन होती जाएगी। तो यहाँ देखो, ट्रैक्टर जल्दी जल्दी चलकर सारे हमारे फील्ड को प्लॉ कर देगी। कितना टाइम बचेगा, टाइम भी बचेगा साथ में और लेबर भी तो बचेगा ना। तो अब हमें अपने एनिमल्स की जरूरत है, कोई एक इंसान यहाँ पर ट्रैक्टर को चलाएगा और हमारा पूरा फील्ड प्लॉ हो जाएगा। चलो भाई, प्लॉइंग हो गई है, अब चाहे हम किसी भी मेथड से करें। अब हमारा फील्ड रेडी हो चुका है सोइंग के लिए। अब हमें क्या डालना है, इसके अंदर सीड्स को डालना है। तो अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गई है, अब आ गई है सोइंग, बीज को बोना, हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया है। लेकिन बेटा, जब हम सीड्स को डालते हैं अपनी सॉइल में तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप क्या ग्रो कर रहे हो ये इसी स्टेप पर डिपेंड करता है। जो भी आप क्रॉप ग्रो करना चाहते हो उसी का तो आप सीड सॉइल के अंदर डालोगे ना। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और सोइंग से पहले हमें सिलेक्ट करने होते हैं गुड क्वालिटी सीड्स। हम ऐसे ही कोई सीड्स थोड़ी यूज कर सकते हैं, हमें चाहिए ऐसे सीड्स जो हमें यील्ड ज्यादा दें, हाई यील्ड प्रोड्यूसिंग सीड्स। Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. तो good quality seeds clean होते हैं और healthy seeds वो healthy भी होते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे लिए good quality seeds को select करने का। तो handful of seeds लेंगे और उसे पानी के अंदर डाल देंगे। जो हमारे खराब सीड्स होंगे जिन्हें कुछ ऑर्गेनिजम्स ने खाकर हॉलो कर दिया होगा, वो हमें पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आएंगे और बाकी सीड्स पानी में डूबे हुए मिलते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स व्हिच गिव अ
हाई यील्ड, तो हमारे फार्मर्स भाई उन्हीं सीड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमें यील्ड ज्यादा मिलती है। तो अब कुछ टूल्स इसके लिए भी यूज होते होंगे। जब हमने सॉइल की प्रिपरेशन में जाने टूल्स, तो टूल्स भाई सीड्स को सो करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। अगेन देयर आर सम टूल्स विच आर ट्रेडिशनल, यानी कि पुराने टाइम से यूज होते आ रहे हैं। तो ये है हमारी ट्रेडिशनल फनल, लॉन्ग फनल, जिसको क्या किया, देखो ये रही लॉन्ग फनल, और नीचे हम लोग देखते हैं बहुत लंबी सी इसकी रॉड होती है। सीड्स यहाँ से हम लोग डालते हैं और वो कहाँ चली जाती है, सॉइल के अंदर चली जाती है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल टूल सीड्स को सो करने के लिए। अब हमारे नए जमाने का एक टूल आ गया है विच इज सीड ड्रिल। ये है सीड ड्रिल, जिसे हमने सॉइल के अंदर डाला और सीड्स को उसके अंदर पहुंचा दिया है। अब सीड्स क्या करेंगे, सीड्स प्रॉपर डिस्टेंस पे चले जाएंगे सॉइल में। सीड्स का प्रॉपर डिस्टेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक ही जगह पर बहुत सारे सीड्स बच्चों हमने डाल दिए, मान लो एक जगह पर बहुत सारे सीड्स हो गए और सारे के सारे जर्मिनेट हो गए, तो एक ही एरिया में 2-3 प्लांट ग्रो होने लगेंगे और तीनों के तीनों या 2 होंगे 3 होंगे जितने भी होंगे, ये सभी आपस में compete करेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, क्योंकि तीनों में से किसी को भी प्रॉपरली ना तो न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे ना ही लाइट मिल पाएगी। अब उग तो एक ही जगह पर रहे हैं ना, उस एक जगह पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे। अगर कोई एक प्लांट उगता तो वो वहां के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता, लेकिन अब उसी जगह पर 3 प्लांट्स हैं तो न्यूट्रिएंट्स तो बटेंगे ना उसमें, है ना। मान लो आप अपने लिए लंच लेकर गए, है ना, तो आप आराम से, आपके लिए आपका खाना इनफ था, आप खा लेते, आपका पेट भर जाता। बट क्या हुआ, आपके 2 और फ्रेंड्स थे जो उस दिन लंच लाना भूल गए, तो आपने क्या किया, अपने लंच बॉक्स लिया और मतलब अपना लंच अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया। तो तीनों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया बट किसी का पेट नहीं भरा। बस बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कम है और ज्यादा प्लांट्स में बटेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सीड ड्रिल से जब हम सीड्स की सोइंग करते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर डिस्टेंस पर हमारे सीड्स आ जाते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। दिस इज स्टेप नंबर 3। ये है हमारे प्लांट के लिए फूड, ये है मैन्योर एंड दीज आर फर्टिलाइजर्स। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो हम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में जो सब्सटेंसेस डाल रहे हैं, दे आर कॉल्ड ईदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। लेकिन दोनों के नाम अलग अलग क्यों हैं अभी बताऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट है, मैन्योर पे या फर्टिलाइजर पे, क्योंकि ये हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारी सॉइल को खाना देते हैं और फिर सॉइल से खाना हमारे प्लांट्स ले लेते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, यहां से हम लोग समझेंगे क्या होते हैं फर्टिलाइजर और क्या होते हैं मैन्योर। देखो दोनों का काम एकदम सेम है, दोनों का काम है न्यूट्रिएंट्स देना हमारे प्लांट्स को, बट दोनों की प्रिपरेशन अलग है। जैसे कि अगर मैं फर्टिलाइजर के बारे में बात करूं तो दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये इनऑर्गेनिक है यानी कि ये केमिकल्स से बने हुए हैं, जबकि हमारा जो मैन्योर होता है ये नेचुरल सब्सटेंसेस से बनता है।
Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung. जब हमारे कैटल का जो एक्सक्रीटा है वो डिकम्पोज हो जाए, या ह्यूमन वेस्ट डिकम्पोज हो जाए, या फिर प्लांट के कुछ पार्ट्स डिकम्पोज हो जाएं, तो वो क्या बनाते हैं? मेन्योर बनाते हैं। तो मेन्योर क्या है? मेन्योर ऑर्गेनिक है, नेचुरल सब्सटेंसेस से बना हुआ है, बट जो फर्टिलाइजर्स हैं ये इनऑर्गेनिक है। फर्टिलाइजर प्रिपेयर होते हैं फैक्ट्रीज में, जबकि मेन्योर फील्ड्स में ही बनाए जाते हैं। चीजों को सड़ाना ही तो है, वो हम अपने फील्ड में सड़ा लेते हैं, बट फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। एक फर्टिलाइजर हमारे सॉइल को ह्यूमस नहीं देता, जबकि मेन्योर बहुत ज्यादा ह्यूमस देता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। बट जो मेन्योर होते हैं दे are relatively less rich in nutrients. इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं बट ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी है मान लो आपके प्लांट में, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप फर्टिलाइजर डालो, क्योंकि फर्टिलाइजर्स एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में भी रिच होते हैं। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो आप वो वाला फर्टिलाइजर डाल लो उसमें। वरना अगर आप एनपीके फर्टिलाइजर यूज करते हो जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, एनपीके बोलते हैं, तो ये तीनों जरूरी न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को दे देता है। बट इन दोनों का जो यूजेज है उसे हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। फर्टिलाइजर्स कम टाइम के लिए, लेस टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए जा सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हमारी सॉइल को दे देते हैं और हमारे प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट मिल जाता है, प्लांट्स हेल्दी हो जाते हैं। बट दे आर क्या? दे आर केमिकल्स एट द एंड ऑफ द डे, है ना। तो केमिकल्स किसी भी चीज के लिए अच्छे नहीं है। तो अगर हम लोग केमिकल्स अपने प्लांट्स को देते जाएंगे, अल्टीमेटली जो हमारी सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाएगी। आप उस सॉइल में कुछ भी नहीं ग्रो कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम मेन्योर का इस्तेमाल करें तो मेन्योर हमारे शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो इसे बनने में इतना टाइम लगता है, प्लस ये एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में भी रिच नहीं होता, और ये लेस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बट ये अच्छा इसीलिए है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को हैम्पर नहीं करता। तो अब ये हमारी चॉइस है, हमारी कॉल है कि हम अपने क्रॉप को हेल्दी बनाने के लिए इनमें से क्या यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है फर्टिलाइजर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, बट ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें अच्छे नहीं देता। ओके, चलो भाई, तो अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जिसका नाम है इरिगेशन। सॉइल की प्रिपरेशन कर ली, खाना भी दे दिया और अपने प्लांट्स को सॉइल के अंदर भी डाल दिया, ये सब कुछ काम हो चुका है। अब हम आ गए हैं इरिगेशन पे, यानी कि वाटर सप्लाई पे। अब भाई प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर चाहिए ही चाहिए। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स पे, यानी थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो पानी हम लोग अपनी क्रॉप्स को दे रहे हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है जी, ओके। तो इरिगेशन करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अगेन कुछ मेथड्स हमारे ट्रेडिशनल हैं और कुछ हमारे नए मॉडर्न मेथड्स हैं।
तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये है मोट, जिसमें देखो मैनुअली काम हो रहा है, बकेट से डायरेक्टली हम एक कैनाल बनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं और पूरे फील्ड में पानी चला जाता है। नेक्स्ट इज चेन पंप। तो यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है और उसके अंदर एक चेन है, बकेट में पानी भरता है, फिर वो एम्प्टी होती है और हमारे सॉइल में, हमारे पूरे फील्ड में पानी चला जाता है। तो नंबर 1 मोट, नंबर 2 चेन पंप, देन देयर इज ढेकली। तो यहाँ पर एक स्टिक से हमने क्या किया है, पानी निकाला है स्टिक की मदद से और अपने फील्ड में पानी पहुंचा दिया सारा। एंड देयर इज राहट। तो एक एनिमल यहाँ पर होता है, जब तक एनिमल घूमता रहेगा तो ये व्हील भी घूमता रहेगा, इस व्हील में पानी भरेगा और वो एम्प्टी होता जाएगा हमारे फील्ड में। जैसे कि पानी भरता जा रहा है इसमें और ये पानी फिर हमारे फील्ड में जाता जा रहा है। तो यहाँ पर एनिमल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक एनिमल घूमता रहेगा तब तक हमारे फील्ड में पानी जाता रहेगा। बट ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ये पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। यहाँ पर इतना सारा पानी हमें डालना पड़ता है और दूर दूर तक पानी कम पहुंच पाता है, प्लस टाइम भी ज़्यादा लगता है और लेबर तो लग ही रही है। तो टाइम एंड लेबर अगेन हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स में बहुत ज़्यादा लगता था, पानी की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम क्या ले आए, हम लोग ले आए कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को बीट करने के लिए मॉडर्न मेथड्स। क्या है वो मॉडर्न मेथड्स? तो मॉडर्न मेथड्स में आ जाते हैं हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें एक स्प्रिंकलर लगा होता है और दूर दूर तक पानी को वो फैला देता है। तो इसमें इतना पानी वेस्ट नहीं हो रहा, तो प्रॉपर अमाउंट में, एडिकेट अमाउंट पानी की दूर दूर तक जा रही है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मेथड है, दैट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ड्रिप इरिगेशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डायरेक्टली रूट्स में डाला जाता है प्लांट्स के, ताकि पानी कहीं और ना जाए, पानी वेस्ट ना हो और वाटर एट द एंड कहाँ पर जाना चाहिए, रूट्स में जाना चाहिए। तो वहां पर तो पानी जा रहा है, तो पानी यहाँ पर बच गया और लेबर भी बच गया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली पानी जहां पर जाना चाहिए वहां पर चला जाता है, किसी एनिमल की जरूरत नहीं है, किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं है, मैन पावर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और हमारे मॉडर्न मेथड्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वाटर को भी सेव कर रहे हैं। हो गया काम आसान। और इसी के साथ हमारा कौन सा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, पानी भी दे दिया आपने प्लांट्स को। बट हम कभी कभी फील्ड्स में देखते हैं कि कोई नया प्लांट ग्रो हो गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वीट ग्रो हो रहा है और उसके अंदर ये ग्रीन प्लांट आ गया है। क्या ये दूसरे प्लांट्स किसी ने यहाँ पर लगाए हैं? क्या हमने इसके भी सीड्स डाले थे यहाँ पर जो प्लांट ग्रो हो गया? नहीं, ये प्लांट खुद से ग्रो हो गया। कोई एनिमल होगा, या अगर मान लो आपके पैरों में या आपके कपड़ों में कोई सीड चिपककर फील्ड में आ गया और जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिली, सॉइल मिला, मॉइस्चर मिला, तो ये ग्रो हो गए। तो ये जो प्लांट है ये अनकल्टिवेटेड है और अनवांटेड है, ना तो हमने इसे लगाया, ना ही हम चाहते हैं ये ग्रो हो। तो ये क्या हो गया, ये हमारा भी दुश्मन है और हमारे प्लांट्स का भी दुश्मन है, क्योंकि ये आकर यहाँ पे चुपचाप नहीं बैठेगा, ये हमारे क्रॉप्स के साथ लड़ाई करेगा, उनके साथ कंपीट करेगा कि मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी लाइट चाहिए और मुझे भी वाटर चाहिए। तो प्रॉपरली
जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो स्पेस है, ये जो लाइट है, वो हमारी क्रॉप को नहीं मिलेगी, ये उससे लेने लगेगा। तो इसीलिए हमें इन अनकल्टिवेटेड और अनवांटेड प्लांट्स को निकालना होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग। वीड्स को निकालना इज नोन एज वीडिंग। और ये वीडिंग की क्यों जाती है? तो वीडिंग की जाती है ताकि हम अपने जो हमारे क्रॉप्स हैं उन्हें बचा सकें किसी भी कंपटीशन से, क्योंकि ये वीड्स हमारे जो क्रॉप्स हैं उनके साथ compete करेंगे वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। तो हम क्या करते हैं? वीड्स को बाहर निकाल फेंकते हैं। वीडिंग अलग अलग तरीकों से हो सकती है। मैनुअली वीडिंग हो सकती है, ऐसे हमने खींच कर निकाल दिया उन्हें, वरना अभी हमने देखा वीड के रिमूवल के लिए प्लॉ यूज किया जाता है और हो यूज किया जाता है। साथ में अभी हम लोग देखेंगे और क्या क्या चीजें हैं वीडिंग के लिए। तो वीड्स इंटरफेयर हार्वेस्टिंग में भी करते हैं। जब आप मान लो अपनी फसल काट रहे हो तो उसके अंदर हमारे वीड्स भी कट के आ गए साथ में। एंड दे मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। मान लो कोई वीड रह गया जो हमने फसल काटी और कोई एनिमल उसे खा ले या ह्यूमंस खा ले तो दे कैन बी पॉइजनस। तो जितने जल्दी हो सके हमें वीडिंग करनी है। अगर आपको छोटे छोटे वीड्स दिखने लगे हैं तुरंत उन्हें हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा बड़े होते जाएंगे उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वो हमारे सॉइल से लेते जाएंगे, स्पेस भी ज्यादा लेंगे, बड़े होंगे तो वाटर भी ज्यादा लेंगे। तो अर्ली स्टेज पे ही वीडिंग कर देना बहुत जरूरी है, वरना ये हार्वेस्टिंग के साथ भी इंटरफेयर करते हैं। तो टूल्स हमने देख लिए, मैनुअली कर सकते हैं हाथ से, वी कैन प्लक वीड्स, वी कैन डू वीडिंग विद द हेल्प ऑफ प्लॉ और अ हो। और होते हैं बेटा वीडीसाइड्स। हमारे वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो देयर आर सम केमिकल्स जिन्हें स्प्रे किया जाता है फील्ड में और ये हेल्प करते हैं वीड्स को ग्रो ना होने देने में। तो एक वीडीसाइड का एग्जाम्पल है 2,4-D। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 5th स्टेप, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हमने अपने प्लांट्स को उनके दुश्मनों से बचा लिया है। पांचों के पांचों स्टेप्स हो गए। अब हमारी जो क्रॉप है वो रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए, काटने के लिए। हमने उसे खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया, प्रोटेक्शन भी दे दिया। नाउ द क्रॉप इज रेडी टू बी कट। तो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो इसे हार्वेस्टिंग कहते हैं हम लोग। हार्वेस्टिंग करने के लिए भी कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये हार्वेस्टर क्या होते हैं? तो ये हार्वेस्टर बच्चों ट्रैक्टर के अंदर ही लगे हुए होते हैं। और फसलों को काटने में मदद करते हैं। फसल को काटने के बाद हमें उसमें से ग्रेन्स अलग करने होते हैं। जैसे कि हमारी फसल है मान लो पूरी वीट की, तो उसके अंदर से हमें गेहूं के बीज निकालने। तो जो ग्रेन्स हैं उन्हें जब हम उनके स्टॉक से अलग करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग, जिसमें हम उसके छिलके अलग कर देते हैं और जो जरूरी ग्रेन्स हैं, जो गेहूं है, वो हमें मिल जाता है। तो कटने के बाद हमें थ्रेशिंग भी करनी होती है ग्रेन्स को अलग करने के लिए। तो अक्सर उसके लिए हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उस मशीन को हम कहते हैं कंबाइन, क्योंकि इसके अंदर हार्वेस्टर भी है और इसके अंदर थ्रेशर भी है। कंबाइन बोल देते हैं।
फिर जब हमारे पास हमारी ग्रेन्स आती हैं तो हम उन्हें सन ड्राई करते हैं, थोड़ा सा सूरज के नीचे सुखाते हैं और फिर उन्हें अपने पास स्टोर करते हैं। तो आ जाता है हमारा लास्ट स्टेप स्टोरेज का। थोड़ा सा ड्राई करने के बाद उन्हें सुखाया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा हमारे ग्रेन्स में तो उससे ज़्यादा जल्दी रॉट हो जाएंगे हमारे ग्रेन्स। फिर ये स्टोरेज की जाती है। देखो इतने बड़े बड़े आपको ये स्टोरेज के टैंक्स दिख रहे हैं। दीज आर नोन एज साइलोज। ये साइलोज हैं, साइलोज के अंदर रखा जाता है, ग्रेनरीज में रखा जाता है। देखो यहाँ पर सारे ग्रेन्स को हमने स्टोर किया है, ये प्रॉपरली साफ किया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि कोई एनिमल ना आए, कोई इंसेक्ट्स ना आए जो कि हमारी ग्रेन्स को खराब कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी ग्रेन्स खराब हो गई तो सोचो हमारी तो सारी मेहनत बेकार हो गई। प्रिपरेशन करी, सोइंग करा, खाना दिया, इरिगेशन किया, वीड से बचाया, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हार्वेस्टेड क्रॉप को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें हमें बहुत विजिलेंट रहना है। चलो जी, तो इसी के साथ क्या हो गया है, इसी के साथ हमारी क्रॉप प्रोडक्शन भी हो गई और मैनेजमेंट भी हो गई। तो हमने अपने इतनी बड़ी कंट्री के लिए क्या जान लिया कि फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। बट क्या फूड हमें सिर्फ हमारे प्लांट से ही मिलता है? नो, हमें फूड हमारे एनिमल से भी मिलता है भाई। एनिमल से भी हम अपना खाना लेते हैं। तो जो एनिमल्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जिनसे या तो हम सिर्फ मिल्क ले रहे हैं, जिन्हें हम मिल्क एनिमल्स कहते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनसे या तो हम मीट लेते हैं या एग्स लेते हैं। और कुछ कुछ क्या है, हमारे दोनों प्रोवाइड करने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि हम hen का मीट भी लेते हैं और एग्स भी लेते हैं। बट उनकी जो ग्रोथ है वो अलग अलग की जाती है। जिनसे एग्स लेने हैं उनको अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, जिनसे मीट लेना है उन्हें अलग तरीके से ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो मिल्क एनिमल्स वो हैं जो हमें मिल्क देंगे, एंड देयर आर सम एनिमल्स व्हिच आर यूज्ड टू ऑब्टेन मिल्क और एग्स। सच एनिमल्स आर मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स। तो जिस तरह अब हम एक टाइप के प्लांट को बहुत बड़े स्केल पर ग्रो करते हैं, ऐसे ही हम एक टाइप के एनिमल को बहुत लार्ज स्केल पर पालते हैं। अब मान लो आपको मिल्क चाहिए तो हम अपने बड़े फार्म में बफेलोज या काउज रख देंगे। तो इस प्रोसेस को भाई हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, जिसमें ये क्या है, ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग अपने एनिमल्स की फीडिंग पर ध्यान देते हैं कि उन्हें खाना कैसा देना है, उन्हें शेल्टर देना है, रहने की जगह देनी है, उनके हेल्थ का ध्यान रखना है, और बहुत ज़रूरी है उनकी ब्रीडिंग भी, कि वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, ये भी ध्यान देना होता है। और जब ये काम लार्ज स्केल पर हो रहा है तो दिस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री बेटा कमर्शियल यूज के लिए होती है, पैसे कमाने के लिए होती है। तो हम अपने एनिमल के खाने का ध्यान, उसके रहने का ध्यान, उसके हेल्थ का ध्यान, ये सब कुछ रख रहे हैं। तो ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है। तो वेरियस प्रैक्टिसेस आर नेसेसरी फॉर रेजिंग एनिमल्स। तो उनकी प्रॉपर फीडिंग हमारे लिए जरूरी है, उनका प्रॉपर शेल्टर जरूरी है। मान लो सर्दी है, आपने शेल्टर नहीं प्रोवाइड किया तो हमारे एनिमल्स तो मर जाएंगे, फिर हम कैसे पैसे कमाएंगे उनसे। फिर जब हम किसी भी एनिमल को अपने पास रख रहे हैं तो ह्यूमैनिटी के लिए भी हमें उनको बचाना है, उन्हें प्रोटेक्शन देना है। अगर हम कुछ ले रहे हैं अपने एनिमल से तो हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें देने की कुछ, तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है भाई,
किसी भी डिजीज से, और अगर डिजीज हो गई है तो उसका क्योर भी देना है, ट्रीटमेंट भी देना है अपने एनिमल्स को, और फिर उनकी प्रॉपर ब्रीडिंग भी करानी है ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग चीजों के लिए एनिमल हस्बेंड्री की जा सकती है, एग्स के लिए, मीट के लिए या मिल्क के लिए। फिर यहाँ पर अगेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन ही करते जाएंगे और सही इंसान तक ये चीजें नहीं पहुंचेंगी तो हमारे प्रोडक्शन का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है भाई, तो हमने समझ लिया कि हम अपनी इतनी लार्ज कंट्री के लिए किस तरीके से फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एनिमल से भी लिया जा सकता है और प्लांट से भी लिया जा सकता है, और कैसे लिया जा सकता है ये भी हम लोग समझ गए हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा है भाई सारे बच्चों को, तो फटाफट से कर दो इसको लाइक। लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है, अच्छा लगा है सेशन को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो भाई। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो उनकी भी मदद कर देंगे। शेयर जरूर करेंगे सेशन को, लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी फटाफट से कर देंगे ऐसे और सेशन के लिए। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।